हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इंस्पायर हब पे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी स्टार्ट कर दिया था, हिंदी का सारा सिलेबस स्टार्ट कर दिया था। तो आज मैं आगे बढ़ेंगे। जो कल का वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो मैं वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप यहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने हिंदी का भाषा का प्रकार तक पढ़ा दिया था, भाषा कितने प्रकार के होते हैं और भाषा से सवाल कैसे आते हैं वो मैंने आप लोग को बता दिया था। भाषा 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा होते हैं। उससे सवाल कैसे आते वो भी मैंने आपको बता दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे हिंदी भाषा का इतिहास का आगे हिंदी। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब हिंदी से थोड़ा जानकारी लेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि हिंदी की मूल भाषा क्या है। मूल भाषा क्या है? हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। देखिए, जैसे हम लोग का भी पूर्वज कोई ना कोई था, इसी प्रकार हिंदी का भी पूर्वज कौन था? संस्कृत था। तो हिंदी का मूल भाषा क्या था? संस्कृत था। हिंदी का पहले कौन सा भाषा था? तो संस्कृत था। हिंदी का मूल भाषा क्या था? संस्कृत था। संस्कृत के प्रारंभ में 2 रूप प्रचलन में थे। जब पहले संस्कृत था तो उसका 2 रूप प्रचलन में थे। पहले थे वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जब संस्कृत पहले था उस टाइम 2 प्रारूप प्रचलन में थे, एक थे वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। समझिएगा, जिस भाषा में वेद, पुराण, उपनिषद लिखा गया हो उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। जिस भाषा में वेद, पुराण, उपनिषद लिखा गया हो उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। और जिस भाषा में रामायण, महाभारत लिखा गया है उसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर दोनों तो संस्कृत में ही लिखा गया। हाँ, तो मैं भी वही बोल रहा हूँ, दोनों संस्कृत में ही लिखा गया, लेकिन संस्कृत का पहले 2 प्रचलन था, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत क्या था कि वैदिक संस्कृत में पढ़ना, बोलना थोड़ा कठिन होता था। उसका शब्द काफ़ी बड़ा होता था, पढ़ने में कठिनाइयाँ आती थी, इसलिए वैदिक संस्कृत को यहीं तक स्टॉप कर दिया गया। यहाँ से आगे ये नहीं बढ़ा क्योंकि इसका शब्द इतनी कठिन था कि हम लोग उसको नहीं पढ़ सकते थे और लिखने में भी ज़्यादा कठिनाई आती थी, बोलने में भी ज़्यादा कठिनाई आती थी, इसलिए वैदिक संस्कृत को यहाँ पे रोक दिया गया। लौकिक संस्कृत जो भाषा निकल के आया उसको पाली भाषा कहते हैं। लौकिक संस्कृत से जो भाषा निकल कर आया पाली भाषा। आप कह सकते हैं कि लौकिक संस्कृत के बाद जिस भाषा का जन्म हुआ वो भाषा क्या कहलाया? पाली भाषा कहलाया। लौकिक संस्कृत के बाद जिस भाषा का जन्म हुआ वो कौन सा भाषा कहलाया? पाली भाषा कहलाया। अब पाली भाषा बौद्ध धर्म के लोग प्रयोग करते थे। पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के लोग करते थे। पाली भाषा का प्रयोग कौन करते थे? बौद्ध धर्म के लोग करते थे। बौद्ध धर्म में आप लोग इतिहास पढ़े होइएगा तो बौद्ध धर्म का एक त्रिपिटक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है। अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और एक है सूत पिटक। बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक, ये तीनों पाली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया था? तो पाली भाषा में लिखा गया था। सवाल भी आता है कि गौतम बुद्ध अपना किताब किस भाषा में लिखा था? तो पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो पाली भाषा का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन ये आता है कि कौन से लोग
पाली भाषा का प्रयोग करते थे, तो बौद्ध धर्म के लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे। पाली भाषा के बाद जिस भाषा का जन्म हुआ वो भाषा था प्राकृत भाषा। पाली भाषा के बाद जिस भाषा का जन्म हुआ प्राकृत, पहले संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली भाषा, उसके बाद आया प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जैन लोग इसका प्रयोग जैन धर्म के लोग करते थे। जैन धर्म के लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। जैन धर्म के लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। जैन धर्म का एक ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ, जिसका नाम आगम आगम है। ये जैन धर्म का धर्म ग्रंथ है। ये जैन धर्म का धर्म ग्रंथ है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन धर्म के लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे और इसका जो एक धर्म ग्रंथ लिखा गया है आगम, उसका जैन धर्म का जो धर्म ग्रंथ है उसका नाम आगम है, वो प्राकृत भाषा में लिखा गया। अब कहेंगे दोस्तों शब्दों का रूप बिगड़ना जो चालू हुआ वो हमारे प्राकृत भाषा में हुआ। शब्दों का रूप बिगड़ना क्या हुआ? शब्दों का रूप बिगड़ना चालू हो गया प्राकृत भाषा में। अब कैसे? तो यहाँ देखिएगा, अज्ञानता की वजह से, क्षेत्रीय प्रभाव की वजह से और उच्चारण की अशुद्धता की वजह से। यहाँ हम लिख सकते हैं अज्ञानता की वजह से, अज्ञानता की वजह से, क्षेत्रीय प्रभाव की वजह से, क्षेत्रीय प्रभाव की वजह से और अज्ञानता की वजह से, क्षेत्रीय प्रभाव की वजह से और उच्चारण की शुद्धता की वजह से। उच्चारण की, प्राकृत भाषा में ही शब्दों का रूप बिगड़ना चालू हो गया। कैसे? तो अज्ञानता की वजह से, लोगों की उतना उच्चारण का ज्ञान नहीं था। क्षेत्रीय प्रभाव, उच्चारण की शुद्धता, उच्चारण की शुद्ध रूप नहीं जानता था। तो शब्द कैसे बिगड़े मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, उस टाइम लोग रामेश्वर को रामेश्वर कहने लगे, महेंद्र को महेंद्र कहने लगे। तो इस प्रकार क्या हुआ, भाषा में टूट फूट होने लगा। और ये जब टूट फूट होने लगा तो एक भाषा का निर्माण हुआ, अपभ्रंश भाषा। किस भाषा का निर्माण हुआ? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा 6 प्रकार का होता है। अपभ्रंश भाषा जो है 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का होता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा कौन कौन सा है अपभ्रंश भाषा, कौन कौन सा है। इसी का एक प्रकार है सौर सेनी अपभ्रंश। सौर सेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा 6 प्रकार का होता है। इसी का एक प्रकार है सौर सेनी अपभ्रंश। इसी में क्या हुआ, हिंदी का उद्भव या विकास हुआ। देखिए, अपभ्रंश भाषा 6 प्रकार का होता है। इसी का एक प्रकार है सौर सेनी अपभ्रंश, जिसमें हिंदी का उद्भव या विकास हुआ। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको कि अपभ्रंश का 6 प्रकार का कौन कौन सा प्रकार है और वो प्रकार में कौन कौन सी भाषा आती है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। एक बार फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ। यहाँ देखिए, हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। संस्कृत के प्रारंभ में 2 प्रचलन में थे। संस्कृत के प्रारंभ में 2 रूप प्रचलन में थे। संस्कृत, एक में वैदिक संस्कृत, दूसरा में लौकिक संस्कृत। एक में वैदिक संस्कृत, दूसरा में लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिस भाषा में वेद पुराण उपनिषद लिखा गया उसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। वैदिक संस्कृत पढ़ने में कठिनाइयाँ आती थी, लिखने बोलने में कठिनाइयाँ आती थी, इसलिए इसका स्टॉपेज यहीं पे होगा, ये यहीं पे खत्म हो गई। लौकिक संस्कृत जिस भाषा में रामायण और महाभारत लिखा गया उसे हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। लौकिक संस्कृत बोलने में, पढ़ने में और लिखने में
सुविधा होता था, इसीलिए लौकिक संस्कृत के बाद जिस भाषा का जन्म हुआ उसे हम लोग पाली भाषा कहते हैं। लौकिक संस्कृत के बाद जिस भाषा का जन्म हुआ उसे हम पाली भाषा कहते हैं। पाली भाषा बौद्ध धर्म के लोग प्रयोग करते थे। पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के लोग करते थे। बौद्ध धर्म में एक त्रिपिटक है, त्रिपिटक जो अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक, ये जो है पाली भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा के बाद जिस भाषा का जन्म हुआ या जिस भाषा का उद्भव हुआ वो प्राकृत भाषा हुआ। प्राकृत भाषा जैन धर्म के लोग, प्राकृत भाषा का प्रयोग जैन धर्म के लोग करते थे। जैन धर्म का एक धर्म ग्रंथ है, जैन धर्म का अभी भी एक धर्म ग्रंथ है, आगम उसका नाम है। जैन धर्म का धर्म ग्रंथ का नाम आगम है, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन सवाल आता है एग्जाम में कि जैन धर्म का धर्म ग्रंथ आगम किस भाषा में लिखा गया है, तो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन 2-3 बन जाता है यहाँ पे। बौद्ध धर्म की त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है, तो पाली भाषा में। जैन धर्म की धर्म ग्रंथ आगम किस भाषा में लिखा गया है, तो प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा के बाद जिस भाषा का जन्म होता है वो भाषा है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा 6 प्रकार के होता है। कौन कौन सा प्रकार है इसका मैं आगे बताऊंगा। और ये अपभ्रंश भाषा 6 प्रकार का होता है। इसी का एक प्रकार है सौरसेनी अपभ्रंश, इसी का एक प्रकार है सौरसेनी अपभ्रंश। जो सौरसेनी अपभ्रंश, इसी से हिंदी का उद्भव या विकास हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से क्वेश्चन सवाल आता है एग्जाम में कि किस अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ, किस अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ, तो ऑप्शन में रहेगा सौरसेनी अपभ्रंश। आप मार सकते हैं वहाँ पे, ये सही आपका होगा। फिर से क्वेश्चन आएगा कि किस अपभ्रंश से किस अपभ्रंश से हिंदी भाषा का उद्भव या हिंदी का उद्भव या विकास हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से कुछ जानकारी है जो लेंगे, यहाँ देखते हैं। हिंदी विश्व की समृद्ध भाषाओं में से एक है। समृद्ध मतलब होता है संपन्न। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, समृद्ध मतलब होता है संपन्न। हम लोग गांव देहात या कहीं रहते हैं तो क्या कहते हैं, वो सब कुछ से समृद्ध है, मतलब हर कुछ से संपन्न है, उसके पास धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, सब कुछ से समृद्ध है, मतलब सब कुछ से संपन्न है। समृद्ध का अर्थ क्या होता है, संपन्न। हिंदी विश्व की समृद्ध भाषाओं में से एक है, मतलब विश्व की संपन्न भाषा, विश्व की जितनी भी संपन्न भाषा है उसमें से मेरा हिंदी भाषा एक है। उसमें से हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लगभग विश्व में 3000 से अधिक भाषा बोली जाती है, इसमें हिंदी जो है अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आगे भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भाषा परिवार के आधार पे देखिए, हिंदी में एक परिवार होता है, जैसे हम सब लोग का परिवार होता है, तो हिंदी में जो भाषा परिवार है उसको 4 भाग में, मतलब भाषा परिवार 4 है। हिंदी में भाषा परिवार कौन सा है, 4 है। आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सा है। भाषा परिवार के आधार पे हिंदी को भारोपीय परिवार की भाषा में रखा गया है। देखिए, भारत में 4 भाषा परिवार है जो निम्नलिखित है। यहाँ पे है, एक है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बती। देखिए, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती, भारत में 4 भाषा परिवार है। मतलब हमारे भारत में जितने भी भाषा बोली जाती है, लगभग 25, 30, 40 जो भी भाषा बोली जाती है, सभी भाषा को एक परिवार में रखा गया है। जैसे अलग अलग भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती, सबको अलग अलग भाषा परिवार में रखा गया है। तो हमारे हिंदी को किस भाषा परिवार में रखा गया है, तो हमारे हिंदी को भारोपीय भाषा परिवार में रखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे देश में 73% भाषा को, मतलब जो 25-30 भाषाएं बोली जाती है हमारे देश में, हमारे भारत में, उसमें से 73% भाषा को भारोपीय भाषा परिवार में रखा गया है। 25%
को द्रविड़ भाषा परिवार में रखा गया है और 1.3% को ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में रखा गया है और 0.3% को चीनी तिब्बती में रखा गया। मतलब जो हमारे अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया है वहाँ के कुछ लोग चीनी तिब्बती मतलब चीनी बोलते हैं, तो उसको एक भाषा परिवार दे दिया गया है। तो यहाँ भाषा परिवार के आधार पे हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार है जो निम्नलिखित है। भारोपीय 73%, द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रिक 1.3% और चीनी तिब्बती 0.3%। अब यहाँ हम आगे पढ़ेंगे भारोपीय भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार क्या है, कौन है, ये आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, भारोपीय भाषा परिवार है, क्योंकि इसमें 73% भाषा को इस भाषा परिवार में रखा गया है। जबकि चीनी तिब्बती भारत का सबसे छोटा भाषा परिवार है। चीनी तिब्बती को भारत का सबसे छोटा भाषा परिवार है। अब भारोपीय भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, चीनी तिब्बती भारत का सबसे छोटा भाषा परिवार है। ये सवाल भी आ सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। हिंदी नामकरण मूलतः फारसियों अर्थात ईरानियों ने किया। अब बोलेंगे सर हिंदी का उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, अपभ्रंश भाषा से हुआ, तो हिंदी नामकरण ये फारसी क्यों रख दिए? तो मैं आगे बताऊंगा, आगे 3-4 लाइन है, देखिए। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु नदी से संबंधित है। हमारे देश में एक सिंधु नदी बहती थी, अभी भी है। हिंदी नामकरण मूलतः फारसियों अर्थात ईरानियों ने किया। पहले हमारे देश में बहुत सारे देश हमारे देश में आकर के आक्रमण किया रहा, यहाँ पे कब्जा किया, तो एक फारस भी आता था, फारसी लोग भी आते थे, तो फारसी को अभी ईरानी भी कहते हैं, ईरानी लोग। तो हिंदी नामकरण फारसियों अर्थात ईरानियों ने किया। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु नदी से संबंधित है। फारसी अर्थात ईरानी, फारसी अर्थात ईरानी मतलब फारसी को ही ईरानी कहते हैं। सिंधु की जगह हिंदू और अंततः यहाँ की भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग करने लगे। जब फारस जो ईरानी हमारे देश में आए तो सिंधु नदी के किनारे रहना शुरू कर दिया। सिंधु नदी को धीरे धीरे उसने हिंदू कहना चालू कर दिया। सिंधु नदी को धीरे धीरे वहाँ के लोगों को हिंदू, और हिंदू से बन गया हिंदी। तो हिंदी नामकरण मूलतः फारसियों अर्थात ईरानियों ने किया। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु नदी से हुई है, इसीलिए हम लोग सिंधु नदी से संबंधित है। फारसी अर्थात ईरानी सिंधु की जगह हिंदू और अंत यहाँ के भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग करने लगे। हिंदी का अर्थ होता है, हिंदी का क्या अर्थ होता है? हिंदी का, हिंद की भाषा, हिंद देश की निवासी। हम लोग भारत की निवासी है, हमारा राजभाषा हिंदी है, तो हिंद देश की निवासी। हम लोग राष्ट्रगान भी गाते हैं, हिंद देश की निवासी हम हैं। तो हिंदी का अर्थ होता है हिंदी का, हिंद की भाषा, हिंद देश की निवासी। हिंदी मुख्यतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी मुख्यतः फारसी भाषा का शब्द है। अब आप बोलिएगा सर हिंदी तो अपने आप में एक भाषा है, तो फिर फारसी भाषा का शब्द कहाँ से आ गया? तो नहीं, जैसे देखिए हम लोग स्कूल बोलते हैं, वो कौन सा है? अंग्रेजी है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, फिर भी हम कैसे लिखते हैं? स्कूल लिखते हैं हिंदी में। हॉस्पिटल, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, फिर भी हम हिंदी में लिखते हैं। तो ये हिंदी भाषा जो है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा जो है फारसी भाषा का शब्द है। आगे जब मैं आपको शब्द बताऊंगा, एक चैप्टर है कौन सा भाषा किस शब्द से लिया गया है, तो वो उसमें आ जाएगा, आप समझ जाइएगा। तो हिंदी भाषा फारसी भाषा का शब्द है। ये भी आपको सवाल क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। सामान्यतः हिंदी की उत्पत्ति लगभग 1050 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। देखिए हमने एक्चुअल डेट नहीं बताया है, लगभग में बताया है कि हिंदी की उत्पत्ति लगभग 1050 ईस्वी के आसपास ही मानी जाती है, क्योंकि ईरानी लोग इसी टाइम आए हुए थे और
प्राकृत भाषा जैन धर्म के बाद अपभ्रंश, तो अपभ्रंश भाषा तो लगभग में 1050 ईस्वी के आसपास ही मानी जाती है। हिंदी की उत्पत्ति लगभग 1050 ईस्वी के आसपास ही मानी जाती है, एक्चुअल नहीं है, लगभग में बताया गया है। ठीक, चलिए हिंदी के विकास क्रम को 3 भागों में सजाया गया है। अब देखिए 1050 अभी चल रहा है 2022, तो जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, सबका क्रम बांधा था कि ये प्राचीन इतिहास है, ये मध्यकालीन इतिहास है और ये आधुनिक इतिहास है। तो इसी में हमने हिंदी के विकास क्रम को 3 भागों में बांट दिया है। एक है प्राचीन हिंदी, जो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक इसका प्रचलन रहा। 1050 ईस्वी में हिंदी की उत्पत्ति लगभग मानी जाती है, तो 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक इसका प्राचीन हिंदी का कालखंड माना जाएगा। मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। और आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से अब तक। आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से अब तक। नीचे है हिंदी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का उद्भव मैंने यहाँ पे बताया था, अपभ्रंश का एक प्रकार है सौरसेनी अपभ्रंश, जिससे हिंदी का उद्भव हुआ है। तो हिंदी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। इससे पहले वीडियो बनाया था मैंने, और जब मैंने वीडियो देखा तो पता चला इसमें आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो फिर मैंने वीडियो बनाया। तो बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। आगे मैं बताता हूँ, ये यहाँ से आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बना लेंगे। पीछे जो लोग पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से हिंदी स्टार्ट है। अभी कोई क्लास, अभी ये दूसरा क्लास है हिंदी का, एक क्लास मैंने करवाया था, ये दूसरा क्लास है। एक आप नोट्स बना लेंगे, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर एक बार आप नोट्स बना लिए तो फिर आपको दोबारा कहीं दिक्कत नहीं होगा। वही नोट्स आपको बार बार पढ़ के हर एग्ज़ाम में आप वहाँ से सवाल ला सकते हैं। तो आप अपने कॉपी में यहाँ से नोट्स बना लेंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे, और फिर यहाँ से ये जो सवाल मैंने क्वेश्चन करवाया है बीच बीच में, जैसे आपको मैं यहाँ पे बता दिया था कि हिंदी किस अपभ्रंश की भाषा उद्भव हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। मैंने यहाँ पे बताया है कि बौद्ध धर्म के लोग कौन से भाषा यूज करते थे, मतलब कौन सा भाषा प्रयोग करते थे, तो पाली भाषा। यहाँ मैंने जैन धर्म के लोग कौन से भाषा प्रयोग करते थे, तो प्राकृत भाषा। यहाँ भारत में भाषा परिवार के आधार पे हिंदी कौन से परिवार की भाषा है, तो भारतीय परिवार की भाषा है। ये सब क्वेश्चन सब आप नोट्स में बना सकते हैं। ये वैसे मैं क्वेश्चन लास्ट में करवाऊंगा, लेकिन फिर भी आप ये क्वेश्चन सब बना सकते हैं। यहाँ पे भारतीय भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। चीनी तिब्बती भारत का सबसे छोटा भाषा परिवार है, यह भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। हिंदी नामकरण किसने किया था, तो फारसी अर्थात ईरानियों ने किया था, ये भी एक क्वेश्चन है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, यही सब है। हिंदी मुख्यतः फारसी भाषा का शब्द है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। हिंदी मुख्यतः फारसी भाषा का शब्द है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। एक बार पढ़ेंगे, एक बार वीडियो देखेंगे, आप लोग के माइंड में आ जाएगा। और क्वेश्चन सब जो मैंने बताया था वो आप कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।